हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार पुनः आप लोगों के बीच प्रेजेंट हो चुका है। मेरे प्यारे सिस्टर, अगर आपको बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एएनएम की नई नौकरी में अगर आपको भी नौकरी करना है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं हूं ना आपका भाई चंदन, पुनः आप लोग के बीच आ चुका हूं सामान्य ज्ञान की क्लास को लेकर के। ये तीसरा क्लास है। अगर आप लोग की 2 क्लास छूट गया है जनरल नॉलेज की, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। 2 क्लास का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में देख लीजिए। इसके अलावा एएनएम का जो टेक्निकल क्वेश्चन होता है, एएनएम के जो सब्जेक्ट का टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे कि आपके मिडवाइफरी का क्वेश्चन हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का हो गया, इन 2 सब्जेक्ट का क्लास ले रहा हूँ। वो भी क्लास हो चुका है, उसका भी आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, या फिर उसका भी प्ले लिस्ट बना हुआ है। वो भी वीडियो में जा करके प्ले लिस्ट में जा करके वो सारे वीडियो को देखिए और पूरी क्लास कीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ से भी हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। चलिए, आज विलंब नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से कवर करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और बता दूं, एक बार मेरे लिए पुनः अपने दोस्तों को शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, जिससे उसे भी नौकरी दिलाने में मैं मदद कर सकूं। चलिए क्लास की तरफ। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक से शुरू करते हैं। जैसे कि आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, कच्चे फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अब कच्चे फल जो होते हैं, जैसे कि हो गया आम हो गया, अगर ये कच्चा है और इसको पकाना है तो किस गैस का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है मीथेन गैस, उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो एथेन गैस, तीसरा एसिटिलीन और चौथा कैल्शियम। तो अगर आपके पास कच्चा फल है और इसे पकाना है तो किस गैस का प्रयोग करेंगे, एसिटिलीन गैस का प्रयोग करेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों, आज 15 से 20 मिनट तक का क्लास हो सकता है, आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत क्वेश्चन आज करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। माइक्रोफोन का प्रयोग किसने किया था। अब देखिए, माइक्रोफोन जो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन है ग्राहम बेल, एडिसन, मैकमिलन, सिम्पसन। तो बताइए माइक्रोफोन का प्रयोग किसने किया था। तो यहाँ से अगर आप लोग बात करेंगे माइक्रोफोन के आविष्कार का, तो माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था, ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। मैकमिलन साइकिल का आविष्कार किया था, है ना। साइकिल का जो आविष्कार है ये मैकमिलन किए थे। ग्राहम बेल माइक्रोफोन का आविष्कार किए हैं। तो माइक्रोफोन का आविष्कार कौन हो गया, ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सांची का स्तूप किसने बनाया था। ऑप्शन है अशोक, अशोका लिखा गया है, अशोक होगा, बाबर, शाहजहां, है ना, उसके बाद शेरशाह सूरी। देखिए टाइप करने में थोड़ा गलती है, उस पर ध्यान नहीं देना है, हम आपको सही करके बताएंगे। तो यहाँ से बताना है सांची का स्तूप किसने बनाया था। तो ऑप्शन है अशोक, बाबर, शाहजहां और शेरशाह सूरी। तो अगर हम लोग बात करेंगे सांची के स्तूप का, तो सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था, अशोक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। सांची का स्तूप किसने बनाया, अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, इब्राहिम लोदी, उसके बाद एक और ऑप्शन है अकबर। तो बताइए गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश का अगर यहाँ पर संस्थापक की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक किए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, स्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखना है। अब 175 का क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अब यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा जा रहा है ना, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यहाँ से याद रखना है। तो यूनिसेफ का मुख्यालय की बात करेंगे तो ऑप्शन है यूनिसेफ। किसका मुख्यालय बात कर रहा है, तो यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ की बात करेंगे, यूनिसेफ के मुख्यालय का, तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, सिंगापुर, कहाँ हो जाएगा। तो यूनिसेफ के अगर मुख्यालय की बात करेंगे तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, लाल क्रांति कब हुआ था। अब देखिए लाल क्रांति के यहाँ से पूछा जा रहा है, लाल क्रांति कब हुआ था। ईस्वी 1965 में, 1964 में, 1949 में या 1985 में, बताइए। तो लाल क्रांति का अगर हम लोग बात करते हैं तो लाल क्रांति 1949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1949। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। लाल क्रांति कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। अब विश्व का सबसे छोटा देश पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। नेपाल, भूटान, जापान, वेटिकन सिटी। तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, चलिए बताइए फटाफट।
तो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। कहाँ? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। चलिए बात कर लेते हैं आगे, इराक का मुद्रा क्या है। देखिए फिर मुद्रा वाला आ गया। इराक का मुद्रा कहाँ है? ये तो ऑप्शन से आप लोग को हो जाएगा, जैसे कि डॉलर अमेरिका का हो गया, रुपया भारत का हो गया, उसके बाद येन जो हम आपको पहले ही बताए थे, और उसके बाद येन जापान का हो गया, है ना। तो 178 का एक ही बच गया दिनार। तो इराक का जो मुद्रा हो जाएगा वो दिनार है, यहाँ से याद रखेंगे। फिर से मैं आपको एक रिपीट कर देता हूँ, डॉलर अमेरिका का हो गया, अमेरिका के याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से येन जापान का हो गया, जापान का, और रुपया तो अपना भारत का ही है, तो दिनार बच गया, तो दिनार इराक का हो गया। तो इराक का मुद्रा क्या हो जाएगा? दिनार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है? पक्षी विज्ञान, देखिए अब पक्षी विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? ये पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो सिंपल सी बात है, पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? पक्षी का करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भगवान के बारे में, सपने के बारे में, नींद के बारे में, या फिर रंग के बारे में? चलिए बताइए ओनेरियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो यहाँ से अगर ओनेरियोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें नींद के बारे में अध्ययन होता है। हम लोग जो नींद लेते हैं ना, सॉरी नींद नहीं, ये नींद नहीं होगा, सपना होगा। हम लोग जो सपनाते हैं ना रात को कि हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं, यही यानी कि सपना के बारे में हम लोग ओनेरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? इंसानी व्यवहार के बारे में, या फिर जहर होगा, यहाँ पे जहर नहीं होगा, ये जहर होगा, जहर के बारे में, या फिर भूत क्षरण के बारे में, या फिर चट्टान के बारे में? चलिए बताइए टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो टॉक्सिकोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें जहर का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी जो होता है एक बॉडी का ये पार्ट है ना, किसके साथ जुड़ा है? जिगर के साथ, फेफड़ा के साथ, गुर्दा के साथ, या फिर ग्रहणी के साथ? बताइए नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो अगर हम लोग बात करेंगे नेफ्रोलॉजी का, तो ये गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑप्शन है अस्थि सुश्रिता, मधुमेह, वृक्क संबंधी विफलता, या फिर कैंसर? तो ऑन्कोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑन्कोलॉजी जो जुड़ा हुआ है वो कैंसर से संबंधित है ना, कैंसर से जुड़ा हुआ है। तो ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से जुड़ा है? कैंसर बीमारी से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इस तरह से है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? अब देखिए निम्नलिखित में जो चिकित्सा विज्ञान के बारे में 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो ऑप्शन मेरा कौन कौन सा है? हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेट्रोलॉजी, जीरियाट्रिक्स। तो बताइए चिकित्सा विज्ञान कौन सी है जिसकी प्रशाखा, जिसकी ब्रांच यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी एक ऐसा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से जुड़ा हुआ है, हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विज्ञान जिसमें मानव शरीर की संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। अब देखिए विज्ञान, ऐसा कौन विज्ञान है जिसमें मानव शरीर की संरचना के विच्छेदन सीखा जाता है ना? तो मानव शरीर की संरचना के विच्छेदन सीखने वाला कौन सी विज्ञान है? हेमेटोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, एनाटॉमी, या फिर हेप्टोलॉजी? तो अगर 185 की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। एनाटॉमी में मानव शरीर की संरचना के विच्छेदन के बारे में हम लोग सीखते हैं, समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन होता है ना? पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन होता है? अस्थि के बारे में, हृदय रोग के बारे में, या फिर शिशु रोग, या फिर नेत्र रोग? तो पीडियाट्रिक्स की बात करेंगे तो पीडियाट्रिक्स में किसके बारे में अध्ययन होता है? तो शिशु रोग के बारे में अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर सी। पीडियाट्रिक्स में किसका अध्ययन होता है? शिशु रोग के बारे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों का अध्ययन है?
तो ये तो सबको याद होगा। मनुष्यों के अध्ययन का अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो एंथ्रोलॉजी में मनुष्यों का अध्ययन होता है ना। तो मनुष्यों का अध्ययन किस में होता है? एंथ्रोलॉजी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किस में किया जाता है? ऑप्शन है सनियोलॉजी में, ऑप्शन बी है क्रोनियोलॉजी में, क्रोपोलॉजी में, क्रिप्टोस्ट्रिक्स में। तो चलिए बताइए आप लोग यहाँ पर निम्नलिखित में किस में पालतू कुत्तों के यहाँ पर पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पालतू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन किस में होता है? तो सेनियोलॉजी में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानव जाति की बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का प्रयोग करने का संबंध इनमें से किससे है? मानव जाति का बेहतर सुधार करने के लिए आनुवंशिक नियमों का, तो यूफिनिक्स में, सुजीनिकी में, सुजीवन विज्ञान में, या इनमें से सभी में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव जाति का अगर बेहतर सुधार करने के लिए आनुवंशिक नियमों का प्रयोग करिएगा तो ये सुजनिक में, सुजननिकी में, सुजननिकी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरापोडी शरीर के भाग से संबंधित है। विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें चिरापोडी शरीर के भाग से संबंधित है? तो फेफड़ा, वृक्क, पैर या यकृत? चलिए बताइए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरापोडी शरीर से संबंधित है, इसका ऑप्शन है पैर। किसमें? तो पैर से, पैर याद रखेंगे, पैर से विज्ञान जिसमें चिरापोडी शरीर के भाग से संबंधित है ना। चलिए उसके बाद शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ये तो याद ही होगा, कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, एस्ट्रोस्कोप। तो यहाँ से अगर आप लोग बात करिएगा शरीर के आंतरिक परीक्षण का, तो इसमें एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। शरीर के अंदर के भाग जो है उसका परीक्षण करना है तो एंडोस्कोप का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, एंडोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनोस्कोप किसके जांच करने का एक उदाहरण है? यानी कि रेनोस्कोप किसके जांच करने का एक एग्जाम्पल है? किसको हम लोग टेस्ट करते हैं रेनोस्कोप के माध्यम से? तो नाक का, मस्तिष्क का, कान का, या फिर आँख का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेनोस्कोप जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो नाक की टेस्ट करने के लिए, नाक की जांच करने के लिए रेनोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? किसका प्रयोग चिकित्सक जो है, डॉक्टर जो रोगियों की जांच में करते हैं? हाइड्रोस्कोप का, स्पेक्ट्रोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का, स्ट्रोबोस्कोप का? किसका प्रयोग करता है? तो डॉक्टर जो है वो रोगियों को जाँच करने में जो प्रयोग करते हैं वो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप का प्रयोग डॉक्टर करते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष हुआ? मानव हृदय का प्रत्यारोपण, हृदय का ट्रांसप्लांट करते हैं हम लोग, हार्ट का ट्रांसप्लांट, वो किस वर्ष सबसे पहले किया गया? तो 67 ईस्वी में, 59 ईस्वी में, 1972 में, या 1955 में? तो अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मानव हृदय का प्रथम बार जो प्रत्यारोपण किया गया था वो आप लोग को 1967 ईस्वी में किया गया था, 67 में, है ना। तो 1967 ईस्वी में मानव का हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। अब दोस्तों यहाँ से बात करेंगे, क्रिस्टियन बेनार्ड जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्रिस्टियन बेनार्ड किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए, या पहले स्तनधारी कॉलिंग करने के लिए, या फिर लघुगलन की तालिका का पहला प्रकाशन करने के लिए, या विश्व की प्रथम परकनली शिशु का जन्म देने के लिए? किस लिए ये क्रिस्टियन बेनार्ड प्रसिद्ध है? तो क्रिस्टियन बेनार्ड की बात करेंगे तो ये पहली बार मानव हृदय का प्रत्यारोपण किया था। अभी यही बताइए, जो हृदय का ट्रांसप्लांट होता है तो मानव जो पहली बार हृदय का प्रत्यारोपण किया था 1967 ईस्वी में, उसमें कौन किए थे? तो क्रिस्टियन बेनार्ड किए थे, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अब देखिए, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? प्रथम बार एंटीबायोटिक हम लोग कहते हैं ना, तो प्रथम बार एंटीबायोटिक का खोज किसने किया था? तो डब्ल्यू फेलेंग, सी वाक्समैन, लुई पास्चर, या ए फ्लेमिंग? तो प्रथम एंटीबायोटिक का खोज एम फ्लेमिंग किए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, ए फ्लेमिंग। यहाँ से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहते हैं हम लोग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जी सकता है? जिराफ, कंगारू, चूहा, कंगारू, या ऊँट? बताइए। तो निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे ज़्यादा दिनों तक जी सकते हैं? तो देखिए, अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कंगारू होगा। वैसे आप लोग ऊँट ये ऊँट याद रखे होंगे, लेकिन अगर इन 4 में से अगर बात किया जाएगा तो कंगारू, चूहा सबसे ज़्यादा दिन तक बिना पानी पिए जी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी खोज के कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया? अब देखिए, वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसकी खोज के लिए? क्या खोज किया था जिसके कारण वाक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला है?
तो क्लोरोमाइसिटिन के खोज के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, नियोमाइसिनियो के लिए, पेनिसिलिन के लिए। तो वैक्समैन के जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किया था इसीलिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज के लिए वैक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हेम्योपैथी का संस्थापक कौन है? हेम्योपैथी का संस्थापक, तो हेम्योपैथी का संस्थापक की बात करेंगे तो इसका संस्थापक कौन है? तो हाइनमैन है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, हाइनमैन। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। हेम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो हाइनमैन है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने किसने लाइक क्यूअर्स लाइक हेम्योपैथी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो लाइक क्यूअर्स लाइक हेम्योपैथी का जो सिद्धांत किया था वो सैमुअल हाइनमैन थे। याद रखेंगे, सैमुअल हाइनमैन, इसी ने लाइक क्यूअर्स लाइक हेम्योपैथी का सिद्धांत का प्रस्तुति किया था। तो मेरे प्यारे ब्रदर सिस्टर भाई जो भी इस वीडियो को देखे हैं, आप लोग को अच्छे लगे होंगे उम्मीद रखते हैं, और इसी तरह से नई आप लोग को जीके क्वेश्चन लाते रहेंगे। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।